वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल बोधी ट्री। दोस्तों, आज हम रज असाइनमेंट में सेक्शन सी देखने वाले हैं, क्वेश्चन पेपर नंबर 2 का। तो उससे पहले एक कविता है। पाठ पढ़ना याद करना, याद करके सोचना। पाठ पढ़ना याद करना, याद करके सोचना। सोचकर लिखना, लिखकर फिर सोचना। सोचकर लिखना, लिखकर फिर सोचना। टाए टाटा रोज रटता हूँ प्रभु। टाए टाटा रोज रटता हूँ प्रभु। किताबों के पन्ने भी पलटता हूँ प्रभु। पर भाग्य में लिखा न जाने कौन सा अभिशाप है। रात भर रटा और सुबह मैदान साफ है। तो एक्चुअली हर विद्यार्थी ये सोचता है कि वो एक बार पढ़ लेगा और उसको ज़िंदगी भर याद रहेगा। हर विद्यार्थी अपने आप को स्वामी विवेकानंद मानता है, तो ऐसा होता नहीं है। आप कोई भी चीज़ याद करोगे तो उसका मात्र 10% आपको 24 घंटे तक याद रहेगा। दिस इज अ रेशियो, सिंपल रेशियो। तो आपको याद रहे उसके लिए उसको आपको बार बार पढ़ना पड़ता है। और याद करने की मैं आपको सबसे बेस्ट ट्रिक बताऊं, याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक है लिखना। क्योंकि एग्जाम में आपको कितना याद है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने 3 घंटे में कितना लिखा है वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपको लिख करके उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपने ये सोच रहे हो कि मैं 2 बार 3 बार पढ़ूंगा मुझे याद हो जाएगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। याद करने कई मेथड होते हैं। याद करके लिखो, फिर उसको पीछे से पढ़ते हैं, तब जाके वो चीज़ें याद होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको समझना। रटने से कुछ भी होने वाला नहीं है। ओके, अब तुम्हारे लिए जो तुम्हारी किताबें हैं वो नींद की दवा है। किताब खोलते ही तुमको नींद आ जाती है, तो तुमको पढ़ाई से नफरत है, पढ़ाई को तुमसे नफरत है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो ये चीजें याद रखना। अब हम शुरू करते हैं सेक्शन सी। गुजरात की गुफाओं के विषय में लिखिए। और मैं कह रहा हूं जो विद्यार्थी को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं हो, यहां पे चले जाओ, गुफाओं में सन्यासी बन जाओ। तो गुजरात की गुफाओं की जानकारी निम्नानुसार है। पहला है जूनागढ़ की गुफा। तो जूनागढ़ में 3 गुफाओं के समूह है। पहला है बाबा प्यारा का गुफा समूह। तो ये जो बाबा प्यारा मठ के पास में ये गुफा है, ये 3 पंक्तियों में और परस्पर समकोण बनाती हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? 3 पंक्ति और समकोण समूह, बराबर। पहली पंक्ति में 4, दूसरी में 7 और तीसरी पंक्ति में 5 गुफाएं, मिलकर कुल 16 गुफाएं हैं। ये भी फिगर याद रखना, 4, 7, 5, टोटल 16 गुफाएं। आप जब ये फिगर्स लिखोगे तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। और एग्जाम में जब अपने लिखें तो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके नीचे अंडरलाइन जरूर कर देने का। ये गुफा ईस्वी सन, ये डेटा नहीं दिया है, कि आरंभिक सदी दौरान नक्काशी करके बनाई गई होगी। फिर है ऊपरकोट की गुफा। ये गुफा 2 मंजिलों में है। नीचे से ऊपर जाने के लिए जीना वाली सीढ़ी है। ये गुफाएं ईस्वी सन की 2री सदी के उत्तरार्ध से 4थी सदी के पूर्वार्ध दौरान बनी होगी। यानी 2री सदी में लगभग इसका काम चालू हुआ और 4थी सदी का इसका काम पूरा हुआ। खापरा कोड़िया की गुफा, कुंड की ऊपरी गुफाएं। तो प्राप्त अवशेषों के आधार पर कहा जाता है कि ये गुफाएं कई मंजिल वाली रही होंगी। गुफाओं को काफ़ी नुकसान पहुंचा है क्योंकि ये काफ़ी पुरानी है। समझो ना, आज से 2000 वर्ष पुरानी गुफा है, तो स्वाभाविक है इसको नेचुरल रीजन्स के कारण इसमें नुकसान पहुंचा होगा। और इस गुफा में है 20 स्तंभ। गुफा का निर्माण काल ईस्वी सन की 3री सदी होने के अनुमान है। खंबालीड़ा की गुफा, तो राजकोट से 70 किलोमीटर दूर गोंडल के पास खंबालीड़ा से ईस्वी सन 1959 में ये गुफा मिली थी, 1959 में। और ये गोंडल के राजकोट से 70 किलोमीटर दूर, गोंडल यानी जहाँ का गांठिया प्रसिद्ध है, बराबर। यहाँ 3 गुफाएं उल्लेखनीय हैं, जिनमें बीच की गुफा में स्तूप युक्त चैत्यग्रह, प्रवेश मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष के सहारे खड़ी बोधिसत्व और कुछ उपासकों की बड़ी आकृतियां 2री 3री सदी की हैं।
बोधिसत्व की यहाँ पे ये जो गुफाएं हैं, इनका उपयोग होता था तपस्या करने के लिए, चिंतन करने के लिए। तो यहाँ पे जो सन्यासी थे उनकी गुफाएं, प्रतिमाएं भी हमको देखने को मिलती है। तड़ाजा की गुफा शत्रुंजी नदी के उद्गम के पास भावनगर जिले में तलाजा पर्वत पर यह गुफाएं आई हुई है। इसे ताल ध्वजगिरी तीर्थधाम, ताल ध्वजगिरी तीर्थधाम के रूप से भी जाना जाता है। पत्थरों को तराशकर 30 गुफाओं की रचना की गई है। ये जो ज्यादातर गुफाएं सभी पत्थरों को तराश के ही बनी गई है, क्योंकि नेचुरल थी, फिर उसको बाद में पत्थरों को तराशा और इसको बनाया गया है। और इन गुफाओं की स्थापत्य कला में विशाल दरवाजे हैं। चैत्यग्रह शिल्प स्थापत्य की दृष्टि से यहाँ पे काफी उत्तम है। और ये गुफाएं ईस्वी सन की 3वीं सदी में बनी थी। अगली है साड़ा की गुफा। गिर सोमनाथ जिले के ऊना तहसील में के वाकिया गांव के निकट रूपेण नदी के किनारे साड़ा पर्वतों पर यह गुफाएं स्थित है। बराबर। और साड़ा पर्वत पर मधुमक्खी के छत्ते की तरह 62 जितनी गुफाएं फैली हुई हैं। ये जो गुफाएं एक दूसरे से काफी जुड़ी हुई है। ढाक गुफा राजकोट जिले में उपलेटा तहसील के ढाक गांव में ढंकगिरी पर्वत पर, ढाक गांव है तो उसका कारण पड़ा है ये ढंकगिरी पर्वत के कारण। ये गुफा 4वीं सदी के पूर्वार्ध की मानी जाती है। अगला है झिंझुरीझर। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी लेंथी है, तो 3 मार्क्स का है, तो इसमें आप अगर 4 गुफाओं का उल्लेख कर दो तो इट इज मोर देन इनफ। 4 गुफाओं के बारे में आप लिख दो, वो काफी इनफ हो जाता है। तो ढाक के पश्चिम में 7 किलोमीटर दूर सिद्धेश्वर के पास झिंझुरीझर की घाटी में कुछ बौद्ध गुफाएं। अब एक कच्छ की खापरा कोडिया की गुफा। कच्छ के लखपत तहसील में पुराने पाटगढ़ के पास पर्वत से 2 गुफाएं मिली हैं। इन गुफाओं की खोज ईस्वी सन 1967 में केका शास्त्री ने की थी। फिर है कड़िया पहाड़ की गुफा। भरूच जिले के झगड़िया तहसील में कड़िया पहाड़ की 3 गुफाएं हैं, जो बौद्ध धर्म की प्राचीन स्थापत्य कला की उत्तम उदाहरण मानी जाती है। यहाँ एक पत्थर में से तराश कर बनाया गया 11 फुट ऊंचा एक सिंह स्तंभ है, जिसके शीर्ष भाग पर 2 शरीर वाली और 1 मुख वाली सिंह आकृति भी देखने को मिलती है। जैसा हमने सारनाथ स्तंभ में है, काफी कुछ उसके जैसा। अब है गोपुरम। दक्षिण भारत की गोपुरम स्थापत्य कला की जानकारी दीजिए। तो देखिए, ऐसे प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले आपको ये सब चीजों का जो डेफिनेशन है मालूम होना चाहिए। तो दक्षिण भारत में जो मंदिरों का प्रवेश द्वार होता है उसे कहते हैं गोपुरम। दक्षिण भारत में मंदिरों से साथ साथ उनके जो प्रवेश द्वार है काफी ऊंचे होते हैं, 17 मंजिल 18 मंजिल इतने ऊंचे होते हैं। तो ये जो मंदिर, इनके गोपुरम के कारण, प्रवेश द्वार के कारण मंदिर बहुत ही सुंदर हो जाते हैं। तो दक्षिण भारत के जो पांड्य शासक थे, इन्होंने मंदिरों के निर्माण को गति दी। इन्होंने मंदिर के बाहर खड़ी दीवार और ऊंचे सुशोभित दरवाजों की रचना की, जिसे गोपुरम कहते थे। यानी मंदिर को चारों ओर से फोर्टिफाइड कर दे, किला जैसा बना देते थे, घेर लेते थे, और उसकी जो एंट्री होती थी वो काफी ऊंची बनाई जाती थी, जिसे हम कहते हैं गोपुरम। तो गोपुरम यह अर्थात दक्षिण भारत के मंदिरों का प्रवेश द्वार। गोपुरम स्थापत्य ऊपर से अर्धगोलाकार एवं मजबूत बनाने के लिए नीचे की 2 मंजिलें ऊर्ध्वाकार में बनाई जाती थी। कांची के कैलाशनाथन एवं वेंकट पेरुमल के गोपुरम, मदुराई के मीनाक्षी मंदिर के 4 गोपुरम, इन तंजापुर में बृहदेश्वर मंदिर का 13 मंजिल का गोपुरम देखने लायक है। इसी तरह कर्नाटक में है एक गोपुरम है मुरुडेश्वर। यहाँ पे भगवान शंकर की प्रतिमा बनाई गई है और इसकी ऊंचाई तो कुतुब मीनार से भी ऊंची है, यानी ये इतना भव्य है। और मीनाक्षी मंदिर जो है
ये स्थापत्य और रंगों की दृष्टि से काफी फेमस है और ये तमिलनाडु में आया हुआ है। चलो अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य एवं उनके गुरु चाणक्य ने जहां शिक्षा प्राप्त की है उस विद्यापीठ की जानकारी दीजिए। तो चंद्रगुप्त के गुरु थे चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम था अर्थशास्त्र। आपको छोटी छोटी हर चीज डिटेल याद होनी चाहिए। अब आप चंद्रगुप्त के बारे में जानते हो, चाणक्य के, पर आपको मालूम नहीं कि वो पढ़े कहाँ थे। तो वो आपको कब याद होगा, जब आपने क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ा हो। तो उन्होंने अभ्यास किया था तक्षशिला में, यानी यहाँ पे आपको तक्षशिला यूनिवर्सिटी पर शॉर्ट नोट लिखनी है, बराबर। तो वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित रावलपिंडी से पश्चिम प्राचीन तक्षशिला विद्यापीठ है। तो लव कुश जो थे भगवान राम के पुत्र, उनके पुत्र थे तक्ष, उनके आधार पे ये नगर की स्थापना हुई थी, बराबर। और उसी के आधार पे ये जो यूनिवर्सिटी का नाम पड़ा है। हाँ, ये आगे उल्लेख भी है, भरत के पुत्र, आई एम सॉरी, ये भरत के पुत्र थे तक्ष, इनके नाम पर से इस स्थल का नाम पड़ा है। और यह प्राचीन गांधार प्रदेश की राजधानी का शहर था, गांधार प्रदेश। इसका उल्लेख हमको महाभारत में भी देखने को मिलता है। 7वीं सदी में यह विद्या का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहां 64 विद्याएं सिखाई जाती थी, जैसे वेद, शस्त्र क्रिया, गठन विद्या, धनुर्विद्या, व्याकरण, तत्वज्ञान, युद्ध विद्या, खगोल, ज्योतिष आदि की शिक्षा यहाँ पर दी जाती। यानी दुनिया में उस समय जो भी सब्जेक्ट थे सबका शिक्षा यहाँ पे तक्षशिला में देखने को मिलती थी। विद्यार्थी को जिस विषय में रुचि हो उसी की शिक्षा वे ले सकते थे, यानी अपनी इच्छा अनुसार जो सब्जेक्ट में उनको इंटरेस्ट हो उसका एजुकेशन मिलता था। यहाँ अधिकतर विद्या गुरु के आश्रम में रहकर अध्ययन करते थे और गुरु अपनी इच्छा अनुसार कितने भी संख्या में विद्यार्थी को पढ़ा सकता था। फिर भी सामान्यतः एक शिक्षक के पास 20 विद्यार्थी होते थे, यानी स्टूडेंट और टीचर का रेशियो था 1:20, बराबर। तो 1:20 का रेशियो था, और इसके अलावा भी वो चाहे तो उससे ज़्यादा स्टूडेंट जो गुरु थे वो रख सकते थे। तो देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप याद रख लो कि ये कहाँ है, अभी पाकिस्तान में 64 विद्याओं का यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी, और गुरु और विद्यार्थी का रेशियो था 1:20। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाओ, जब भी पढ़ने बैठो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लिखते जाओ तो ही तुमको याद होगा। यहाँ पे जिन्होंने शिक्षा ली है उसमें है वाराणसी के राजकुमार कौशल के राजा प्रसेनजीत, व्याकरण शास्त्री पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की थी, बराबर। राजनीतिज्ञ कौटिल्य, चाणक्य, मौर्य वंश के स्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और भगवान बुद्ध के शिष्य जीवक ने यहाँ आयुर्वेद का पाठ सीखा था। ये जो जीवक थे इनको हम कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध के चिकित्सक थे, और उन्होंने भी यहाँ पर अध्ययन किया था। तो ये जो इंपॉर्टेंट नाम याद रखिए, कौशल के राजा प्रसेनजीत, व्याकरण शास्त्री पाणिनि, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य यानी कि चाणक्य, भगवान बुद्ध के शिष्य जीवक, इन सभी ने यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी। यहाँ वाराणसी, राजगृह, मिथिला, उज्जैन जैसे दूर के नगरों से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। 5वीं सदी में आरंभ में चीन के फाहियान ने इस स्थल की मुलाकात ली थी। अब देखिए, इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि चीन के यात्री फाहियान ने जिस यूनिवर्सिटी की मुलाकात ली थी उसके बारे में लिखिए। तो आपको ये याद होना चाहिए, ये काहियान नहीं है, ये फाहियान है। फाहियान आया था तक्षशिला में, ओके। जमीन का अर्थ स्पष्ट करके उसके निर्माण की प्रक्रिया बताइए। तो पृथ्वी का जो ऊपरी सतह होती है, ऊपरी परत जो सॉफ्ट होती है, उसे हम कहते हैं जमीन। तो अपक्षय प्रक्रियाओं के फलस्वरूप चट्टानों का, जीव जंतु एवं वनस्पति का चूरा बन जाता है। अपक्षय मतलब क्या? अपक्षय यानी क्या हुआ
तेज गर्मी, तेज बारिश, तेज हवा, इसके कारण चट्टानों में घर्षण होता है। चट्टाने जो है वो रेत के कण में बदल जाती है और उसी से जमीन का निर्माण होता है। आरंभ में इस परत के पदार्थों का स्वभाव मूल चट्टानों जैसा होता है। समय बीतने के साथ परत के कण महीन होते जाते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि ये चट्टानों में से निकलते हैं, तो ये शुरुआत में जो कण होते हैं ये सख्त होते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनका जो गुणधर्म है वो बदलता जाता है और उसके कारण भूमि की जो ऊपरी सतह है उसका निर्माण होता है। शुरुआत में इनमें मात्र खनिज द्रव्य होते हैं, बाद में उसमें जैविक द्रव्य, हवा, पानी ये सब मिलता जाता है। इसी कारण जमीन का निर्माण होता है। चट्टानों से जमीन का निर्माण होता है। उनके कटाव एवं क्षारण, झरण भी लिख सकते हैं, की क्रियाओं द्वारा विखंडन एवं विघटन होता है। जमीन की रचना की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। जमीन अपने निर्माण में वर्षों का समय लेती है। यानी जो जमीन जो हम देख रहे हैं इसको बनने में करोड़ों वर्ष का समय लगा है और इसको तुम लोग बर्बाद कर रहे हो। अगला है काप की जमीन पर टिप्पणी लिखिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, काप की जमीन क्या होता है। तो जब नदी तेज बहाव के साथ बहती है तो इसके साथ मिट्टी के कण भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। फिर जहाँ नदी का प्रवाह धीमा होता है वहाँ पे ये जो मिट्टी के कण हैं जमा हो जाते हैं, तो उसके कारण उसको बोलते हैं डेल्टा प्रदेश। तो जो डेल्टा प्रदेश की जो ज़मीन है वही काप की ज़मीन होती है और ये ज़मीन काफ़ी उपजाऊ होती है। तो काप की ज़मीन का निर्माण नदियों के द्वारा निक्षेपित काप से होता है। इस ज़मीन का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 43% है। यानी भारत देश में 43% में इस तरह की ज़मीन देखने को मिलती है। काप की ज़मीन के दो प्रकार हैं, बांगर और खादर। तो बांगर है ये पुराने काप की ज़मीन होती है और ये खादर या खदर बोलते हैं, ये नए काप की ज़मीन होती है। ये ज़मीन भारत में पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से प्रारंभ करके सतलुज पंजाब नदी तक एवं उत्तर भारत के मैदानी प्रदेश में और दक्षिण भारत में नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी घाटी के मुक्त त्रिकोण प्रदेश में देखने को मिलती है। मुक्त त्रिकोण यानी डेल्टा प्रदेश। तो ये जो ज़मीन है, इस तरह की ज़मीन ये उत्तर भारत में विशेष देखने को मिलती है। उत्तर भारत में गंगा, यमुना, सतलज ये जो नदियां हैं इनके कारण काप की अच्छी खासी ज़मीन बनती है। इसके अलावा दक्षिण भारत में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये नदियों के डेल्टा प्रदेश की जो ज़मीन है वो भी काप की ज़मीन है। अब देखिए ये जमीन की विशेषता याद रखिए कि इस जमीन में पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एवं चूने की मात्रा अधिक होती है और जबकि नाइट्रोजन और नमी की मात्रा कम होती है। इसको दिमाग में रखिए। क्या अधिक होता है? पोटास, फॉस्फोरिक एसिड, चूने का। तो तुमसे प्रश्न ऐसा ही पूछ सकते हैं कि उस जमीन का वर्णन कीजिए जिसमें पोटास, फॉस्फोरिक एसिड की मात्रा अधिक होती है, अथवा ऐसा पूछ सकते हैं उस जमीन का वर्णन कीजिए जिसमें नाइट्रोजन और नमी की मात्रा कम होती है। अब नाइट्रोजन फसल के लिए जरूरी है, तो ऐसे में क्या करते हैं, द्विदलीय वनस्पति यानी दलहन उसकी खेती की जाती है। तो दो दलहन होता है, उसके जड़ों में एक बैक्टीरिया होता है, इसको कहते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इसे राइजोबियम भी कहते हैं इस बैक्टीरिया को। तो ये जो बैक्टीरिया है राइजोबियम बैक्टीरिया, ये वातावरण की नाइट्रोजन गैस का शोषण करता है और ये रहता है जो दलहन वाले वर्ग की जो फसलें हैं उनके जड़ों में। तो उसके जड़ों में नाइट्रोजन का संग्रह होता है और जब आप दलहन की खेती करते हो तो उस पर्टिकुलर जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा भी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे खेती किसकी होती है? यहाँ पे अगर गेहूं, धान, गन्ना, पटसन, कपास, मकई और तिलहन इनकी फसलें ली जाती है, बराबर। तो इंपॉर्टेंट चीजें आपको लिख लेना है तो जाके आपको याद होगा। उस अगला है निजीकरण के लाभ एवं हानि लिखिए। तो सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आपको पहले तो इसका मतलब समझना पड़ेगा। निजीकरण अर्थात क्या? इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो देखो, जब देश हमारा आजाद हुआ 1947 में,
तो हमारे देश में सारी जो कंपनीज थी वो सरकारी थी। फिर उसके कारण क्या हुआ कि जो सरकारी कंपनी थी उनके कारण देश की प्रगति रुक सी गई। उसके कारण जो प्राइवेट फैक्टर्स थे उनको इतना स्कोप नहीं मिला। लेकिन धीरे धीरे सरकार को एहसास हुआ कि भाई हमको अगर ग्रो करना है तो प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करना चाहिए। तो 1991 में नई व्यापार नीति को इम्प्लीमेंट किया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे नरसिंह राव और फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। उस समय हमने नई व्यापार नीतियों को लागू किया गया और उसमें प्राइवेटाइजेशन को इम्पोर्टेंस दिया गया। तो अब ये चीज़ क्लियर हो गई। अब प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण को समझते हैं। तो निजीकरण अर्थात राज्य की मालिकी वाले साहसों की मालिकी अथवा संचालन निजी क्षेत्र को सौंपना। अब ये लैंग्वेज टफ है। साहस मतलब होता है सेक्टर यानी उद्योग, साहस यानी उद्योग, यानी जो सरकारी उद्योग है उनका एडमिनिस्ट्रेशन अथवा पूरी मालिकी प्राइवेट क्षेत्रों को सौंप देना। जैसे BSNL है, ये सरकारी कंपनी थी, फिर उसका अमुक पर्टिकुलर हिस्सा बेच दिया गया। फिर अमुक कंपनी होती है जिसमें कंपनी बेचते नहीं है लेकिन प्राइवेट लोगों को उसका एडमिनिस्ट्रेशन सौंप दिया जाता है। इसके लाभ क्या हुए? तो निजीकरण के कारण उद्योग क्षेत्र की उत्पादन करने वाली इकाइयों की संख्या में वृद्धि हुई। अब पहले जैसे आपको एग्जांपल दूं तो पहले भारत देश में कार बनाने वाली दो ही कंपनी थी, एक फियाट और एक एम्बेसडर। अपने देश में कुल मिला के ऐसी सिचुएशन थी कि अगर आपको बजाज का स्कूटर खरीदना है तो आपको 10 साल तक वेट करना पड़ता था। अगर आपको एम्बेसडर कार खरीदनी है तो आपको 15 साल वेट करना पड़ता था। कई बार ऐसा होता था कि जिसने कार रजिस्ट्रेशन कराई है वो बंदा पैदल पैदल ही भगवान के घर चला जाता था और कार नहीं मिलती थी। यानी आपके पास पैसा है तो भी कुछ होता नहीं था, क्योंकि उस समय जो मैन्युफैक्चरिंग था वो लिमिटेड था, सरकार का प्रतिबंध था। जो जैसे बजाज स्कूटर वाले हैं तो उनको भाई बोला गया था कि आपको इससे ज़्यादा यूनिट नहीं बनाने हैं, इससे ज़्यादा स्कूटर आपको नहीं बनाने, इस तरह के प्रतिबंध होते थे। तो जितनी डिमांड थी उतनी सप्लाई नहीं की जाती थी। लेकिन फिर बाद में जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो फॉरेन FDI आया, फॉरेन डिसइन्वेस्टमेंट, विदेशी कंपनियां भारत में आई, प्राइवेट सेक्टर वाले आए और उसके कारण जो उत्पादन की जो इकाइयां थी उनकी संख्या बढ़ी। निजीकरण के कारण पूंजीगत और उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई। तो निजीकरण के कारण पूंजीगत यानी जिसमें पैसा लगता हो, उपभोक्ता यानी हम लोग कंज्यूमर, उनके उपयोग वाली चीज़ों की का जो प्रोडक्शन था वो बढ़ गया। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का निजीकरण होने से सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की कार्य क्षमता में सुधार हुआ। इस चीज को समझिए। तो पहले जो सरकारी उद्योग होते थे उसमें सरकार का इतना ग्रिप नहीं होती थी और उस समय जो मजदूर यूनियन वगैरह होते थे जिससे कारण जो प्रोडक्शन था वो बहुत ही कम होता था। लेकिन फिर जब प्राइवेट सेक्टर आया तो जैसे मान लो कि मैं हूँ, मैंने अपना कोई उद्योग स्थापित किया है तो मेरा सारा इंटेंशन होगा प्रॉफिट कमाने का, तो मैं काम चोरी बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगा। जो काम चोर होगा उसे कंपनी में से निकाल दिया जाएगा। जैसे एक उदाहरण बताऊँ आपको, एक समय अहमदाबाद शहर में 70 कपड़े की मिलें थी, बंद हो गई क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो थी वो सरकारी मिलें थी। NTC आती थी, NTC की मिलें, NTC यानी नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग जो थे, मजदूर यूनियन का इतना प्रभाव था कि प्रोडक्शन बहुत कम होता था, एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत सी समस्याएं थी और मिलें बंद हो गई। यानी ये मिलों की नहीं, सारे जो सरकारी उद्योग थे, जो साहस थे, उसकी यही कहानी है। फिर अब निजीकरण से हानि, क्या हानि हुई है भाई? तो निजीकरण के कारण आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण हुआ जिससे एकाधिकार को वेग मिला। आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण, तो जैसा मैंने बताया कि जैसे मान लो अपने टाटा का उदाहरण लेवें और या फिर अपने रिलायंस का उदाहरण लेवें। तो जैसे टाटा है, आज इनके पास 105 से अधिक ये उद्योग चला रहे हैं। रिलायंस वाले भी 180-90 जितने इनके उद्योग हैं। कोई फील्ड ऐसा नहीं जहाँ पे ये लोग ना हो। अब इनके पास बहुत सारा पैसा है, इनके पास बहुत सारा मैन पावर है, पैसा है, तो उसके कारण जो छोटे छोटे जो इन्वेस्टर इनके सामने टिक नहीं पाते और उसके कारण होता है मोनोपोली।
मोनोपोली यानी एकाधिकार, एकाधिकार यानी मार्केट में स्पर्धा के अभाव में किसी एक ही कंपनी का अधिकार बना रहे, उसे हम कहते हैं एकाधिकार। इसका एक एग्जांपल दूं, टोरेंट पावर, जिसकी बिजली आपके घरों में आती है, तो टोरेंट पावर अहमदाबाद में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाला एकमात्र कंपनी है। अब ये कंपनी जब मन चाहे अपने दाम बढ़ा देती है और कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी मोनोपोली है, इसका कोई दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं है। तो ये समस्या किसके कारण आती है? प्राइवेटाइजेशन की। निजीकरण का लाभ बड़े उद्योग को अधिक मिला, जबकि गृह उद्योग का विकास उचित ढंग से नहीं हो सका। बड़े उद्योग जैसे टाटा, रिलायंस वाले, गृह उद्योग यानी ऐसा उद्योग जो कम लागत लगा करके कम मजदूरों की सहायता से होता है, उसे कहते हैं लघु उद्योग। तो लघु उद्योग को ये प्राइवेटाइजेशन का, निजीकरण का लाभ नहीं मिल पाया, और प्राइवेटाइजेशन के कारण सरकार का जो नियंत्रण है वो भी कम हुआ है। बराबर। निम्न चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो पहला है आईएसओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, बराबर। और एमपीओ, मीट प्रोसेसिंग ऑप्टिमाइजर, जो नॉन वेज प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर ये सिंबल आता है। एफपीओ, फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर। ये जो सिंबल है इसको दिमाग में रखना, और ये जो फुल फॉर्म है इसको लिख लेना, लिखोगे तो याद रहेगा। अगला प्रश्न है, मूल्य नियंत्रण क्यों अनिवार्य हो गया है? यानी जो विभिन्न चीजें हैं उनका प्राइस को कंट्रोल में रखना जरूरी क्यों है? तो सतत मूल्य वृद्धि का अर्थतंत्र पर तथा समाज के लोगों के जनजीवन पर व्यापक, दूरगामी और विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इन प्रभावों से बचने के लिए मूल्य नियंत्रण जरूरी है। अब भाव वृद्धि होगी, तो भाव वृद्धि होगी तो क्या होगा? समाज में गरीबी ज़्यादा फैलेगी, लोग जो है गरीबी के कारण गलत दिशा में जाएंगे, यानी इसके काफ़ी लंबे प्रभाव होते हैं। तो उसके कारण मूल्य वृद्धि को नियंत्रण में करना जरूरी है। मूल्य वृद्धि से लाभ में वृद्धि, आय में वृद्धि, क्रय शक्ति में वृद्धि, चीज वस्तुओं सेवाओं की मांग में वृद्धि, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि का विषय चक्र चलता रहता है। देखिए, ये चीज को समझिए। जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं एक कंपनी चला रहा हूं, तो मेरी कंपनी में है 5000 एम्प्लॉइज हैं। अब भाव बढ़ेगा तो जो मेरे एम्प्लॉइज हैं मुझसे कहेंगे कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, तो मैंने इनकी सैलरी बढ़ा दी। अब इनकी सैलरी का पैसा मैं अपनी जेब से नहीं दूंगा, बराबर। मैं जिस चीज का प्रोडक्शन कर रहा हूं मैं उसका भाव बढ़ाऊंगा। तो जब मेरी वस्तु का भाव बढ़ेगा तो मेरी वस्तु को खरीदने वाले लोग भी अपनी चीजों का भाव बढ़ाएंगे। तो उसके कारण ये जो विष चक्र है लगातार चलता रहता है, इसका कोई एंड आता नहीं है। जैसे कि पेट्रोल का भाव बढ़ेगा तो उसके कारण जीवन जरूरी हर चीज का भाव बढ़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए, करने के लिए पेट्रोल डीजल की जरूरत पड़ती है। आपके घर में जो सब्जी आती है, दूध आती है, वो किसके द्वारा आता है? ट्रक के द्वारा। और ट्रक वगैरह किससे चलते हैं? पेट्रोल और डीजल से। तो स्वाभाविक है वो जो विष चक्र है मूल्य वृद्धि का, ये लगातार चलता रहता है। मूल्य वृद्धि से बचत और पूंजी सर्जन की दर में कमी आती है। ये देखो, ये पॉइंट्स को समझिए। बचत, अब जैसे कि सामान्य परिवार वाले हैं, ये मान लीजिए कि इनकी पगार है, इनके घर की आय है 25,000 रुपये, ये हर महीने 20,000 रुपये इनके खर्च हो जाते हैं, उसके बाद 5,000 रुपये इनकी होती है बचत। अब क्या हो गया? अब वस्तुओं के भाव बढ़ गए हैं, तो ये क्या करेंगे? इनके लिए सरवाइव करना सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो ये क्या करेंगे? जीवन जीना तो छोड़ेंगे नहीं। तो 5,000 रुपया जो ये अपना बैंक में या कहीं पे भी डालते थे वो भी इनका खर्च हो जाएगा, तो इनकी बचत नहीं होगी। तो इनकी बचत का नुकसान सरकार को भी होगा। कैसे? 5,000 रुपये जब ये बैंक में डालते थे तो बैंक में यानी कि ये सरकार को देते थे, फिर वो सरकार वो पैसा जो उद्योगपतियों को उद्योग चलाने के लिए देती थी, लेकिन अब वो बचत बंद हो जाएगी, तो उसके कारण उनको भी नहीं मिलेगा, नए उद्योग की स्थापना नहीं होगी, यानी समस्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। विदेशी पूंजी निवेश घटता है। अब जैसे फॉरेन की जो कंपनीज है हमारे देश में क्यों आती है?
क्योंकि हमारे यहाँ पे रॉ मटेरियल सस्ता पड़ता है, लेबर मजदूर सस्ते हैं, तो वस्तु का उत्पादन सस्ते दर पर होता है और कंपनी को ज़्यादा मुनाफा होता है। अब हमारे यहाँ पर रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा, लेबर महंगा हो जाएगा, तो जो फॉरेन की कंपनी है, विदेशी कंपनियाँ हैं, उनको तो कुछ लाभ होगा नहीं, तो हमारे देश में क्यों इन्वेस्ट करेंगे। चाइना में उद्योग क्यों फल फूल रहे हैं? क्योंकि चाइना में लेबर बहुत सस्ता है, चाइना में रॉ मटेरियल सस्ता है। ओके तो मूल्य वृद्धि के कारण जो विदेशी पूंजी निवेश है, जो फॉरेन की जो कंपनीज हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करती है, वो भी रुक जाता है। आयाती वस्तुओं में वृद्धि होने से आंतरिक बचत खर्च हो जाती है, जो नई समस्या को जन्म देती है। अब इस चीज को समझिए, आयाती वस्तु, जैसे हम लोग चाइना का प्रोडक्ट क्यों खरीदते हैं? क्योंकि चाइना का प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट से सस्ता है, बराबर। अब जब आप चाइना का प्रोडक्ट खरीदते हो तो इंडिया की जो करेंसी है वो जाती है चाइना में, बराबर। तो उसके कारण हमारा जो पैसा है, हमारी जो बचत है, वो कहाँ जा रही है? चाइना में। जो पैसा हमारे देश में रुकना चाहिए था, हमारे उद्योगपतियों को मिलना चाहिए था, वो चाइना में जा रहा है, जिससे कारण एक नई समस्या आती है। आवश्यक चीज वस्तुओं का उत्पादन घटता है, उसमें कमी उत्पन्न होती है। अब देखिए, जब मूल्य वृद्धि होगी तो ऐसी चीजों का उत्पादन किया जाता है जिसमें मुनाफा ज्यादा हो। सीधी वस्तु है, जैसे मैं इन्वेस्टर हूं तो मैं ऐसी चीजें बनाऊंगा, ऐसी चीजों का प्रोडक्शन करूंगा जिसमें मुझे ज्यादा बेनिफिट हो। ओके, तो इसके कारण गरीब और गरीब बन जाते हैं। तो मैं ऐसी चीजें बनाऊंगा जिसके मार्केट में खरीदार हो, और खरीदार कौन होगा? पैसे वाले लोग। जिसके कारण गरीबों की अवहेलना होती है, गरीबों का जीवन स्तर नीचा चला जाता है। देश में आवश्यक चीज वस्तुओं के उत्पादन खर्च बढ़ने से वे महंगी होती जाती हैं, जिससे देश की निर्यात वस्तुओं का मूल्य बढ़ने और अनुपात में आयाती वस्तु बाजार में सस्ती होने से आयात बढ़ता है और मुद्रा का संतुलन बिगड़ता है। ये उदाहरण मैंने आपको बता दिया चाइना का, कि आपके देश की वस्तु महंगी होगी, विदेशी चीज़ सस्ती होगी, तो आप विदेश से वो चीज़ मंगाओगे, अपने देश से वो चीज़ खरीदोगे नहीं, तो पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। मूल्य बढ़ने से गरीब तथा मध्यम वर्ग के जीवन स्तर में गिरावट आती है। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चोरी, लूटमार, हत्या, अपराधी प्रवृत्तियां समाज में बढ़ती है, जिससे समाज का नैतिक पतन होता है। इस चीज को समझिए, जैसे कोई परिवार है, उसके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो गया है, तो उस परिवार का जो भी मुखिया है, जिसको परिवार को चलाना है, वो अपने परिवार को बचाने के लिए चोरी, लूटमार, आत्महत्या ये सब करेगा, क्योंकि उसको परिवार को बचाना उसके लिए जरूरी है। और ऐसे में उस सरकार भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो मजबूर हो जाता है वो व्यक्ति, फिर उसको पनिशमेंट मिलता है। और ये जो इस तरह से ये जो प्रवृत्तियां हैं चोरी, लूटमार, हत्या की, ये चलती रहती है। व्यक्ति शुरुआत तो उसका मजबूरी में करता है, लेकिन बाद में उसी को अपना व्यवसाय बना लेता है। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं के साथ किस प्रकार का भेदभाव पाया जाता है? ये लास्ट प्रश्न है हमारा सेक्शन सी का। तो देखिए, स्त्रियों के साथ भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से भेदभाव किया जाता है। जैसे आज भी कई धर्मों में ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां मात्र घर काम, रसोई काम, बालकों की देखभाल करने का ही उनका कार्य है, यानी उनको आर्थिक रूप से आगे नहीं आना जाता है। स्त्रियों को स्वास्थ्य एवं शिक्षा से वंचित रखा जाता है। जनरली ऐसा होता है कि इस जो गांव होता है वहाँ पे स्कूल काफ़ी दूर होते हैं या होते नहीं हैं, तो जो स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, उनको पढ़ने के लिए दूर नहीं भेजा जाता। पुत्र पुत्रियों के वस्त्र, खेल, अध्ययन, भोजन, घूमना फिरना, आचार विचार आदि बातों में भेदभाव देखने को मिलता है। अब देखिए, ये तो ऐसा ही नहीं है भाई, लड़के लड़कियां दोनों एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं, लड़के लड़कियां बन रहे हैं और लड़कियां लड़के बन रही है, तो ये बात पुरानी हो गई। फिर भी उनके खेल वगैरह में डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। महिलाओं में साक्षरता का नीचा दर, यानी एजुकेशन कम होता है। बाल विवाह, अभी तो सरकार ने इसके लिए कानून बना दिया है, बाल विवाह प्रतिबंधित है। पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, बुर्खा प्रथा,
अनेक विवाह प्रथा, भ्रूण हत्या, पुत्र जन्म की चाहत आदि कुरीवाज एवं भेदभाव के कारण स्त्रियों को अन्याय का भोग बनना पड़ता है। जैसे ये प्रथा, बुर्खा प्रथा तो आप जानते ही हो। मुस्लिम धर्म में जो महिलाएं हैं उनको बुर्खा पहन के निकलना पड़ता है। हिंदू धर्म में पहले दहेज प्रथा थी, अब ये काफ़ी कम हो गई है, नील हो गई है, पर्दा प्रथा देखने को नहीं मिलती है। अनेक विवाह प्रथा, जैसे मुस्लिम धर्म में 4 धर्म अलाउ हुए, 4 विवाह, सॉरी, मुस्लिम धर्म में 4 विवाह अलाउ हैं। और भ्रूण हत्या यानी जन्म से पहले ही लड़की का मतलब मृत्यु कर देना। पुत्र जन्म की चाहत, समाज में अभी भी ऐसी चाहत होती है कि भाई पुत्र की संख्या हो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में स्त्रियां 48.46 और पुरुष थे 51.54। जब आप आंसर लिखो तो ये आपके जो आंकड़े हैं ये जरूर लिखने हैं। आपके आंसर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, बराबर। स्पष्ट रूप से भेदभाव देखें तो संसद में महिला सांसदों का अनुपात 12.2% जितना है, जो काफी कम है। इस तरह से संसद, विधानसभा, वरिष्ठ अधिकारी, मैनेजर, कंपनी डायरेक्टर, व्यावसायिक और टेक्निकल क्षेत्र में महिलाओं का निम्न प्रमाण देखने को मिलता है। अब ये हमको डेटा दिया है, ये तो याद हो, लिख सको तो बहुत अच्छी बात है। अगर खाली आप ये डेटा ब्रैकेट बना दोगे तो भी आपका आंसर जो है काफ़ी मजबूत हो जाता है। तो यहाँ हम सेक्शन सी पूरा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए वेरी नाइस डे।